बासी कड़ी में उबाल आ रहे हैं। मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इसका इतलाक भारत की मौजूदा सूरत हाल पर होता है। 58 मिनट की तकरीर करते हैं, उसमें 28वें मिनट पर जाकर उनको ख्याल आया कि हमने पाकिस्तान के जहाज भी मारे हैं। आई थिंक अगर चाइना, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान बैठ के मुज़ाकरात करें तो ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे। और वॉर कॉलेजेस जो है वो देख रहे हैं कि कहानी है क्या, हमारे साथ हुआ क्या, इसराइल भी परेशान है, भारत भी परेशान है। मेरा ये कहने का दिल चाह रहा है तो कह ही लेते हैं, बासी कड़ी में उबाल आ रहे हैं। मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इसका इतलाक भारत की मौजूदा सूरत हाल पर होता है, जिन्हें 6 महीने बाद याद आया कि उन्होंने अपनी मस्क शुदा शक्ल को दोबारा बहाल करना है, क्योंकि जो ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान के साथ करेंगे, ऐसा होने नहीं वाला। मेरे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार खालिद चिश्ती साहब और हारिस नवाज साहब। आप दोनों को खुशामदीद कहूँगी और गुफ्तगू का आगाज़ खालिद चिश्ती साहब आपसे करना चाहूँगी। मुझे ये बताएं कि 6 माह का वक्त गुजर जाने के बाद इस किस्म के भौंडे बयानात, क्या ज़रूरत पेश आ रही है उनके चीफ्स को ये सब कहने की? मैं बड़ा बादब रहना चाहता हूँ। आपने तो बड़ा मुहावरा मुश्किल वाला बोला है जो बचपन में हमने पढ़ा था, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो उनको सेटिस्फेक्शन लोगों को नहीं दे पा रहे। वॉर ऑब्जेक्टिव्स में आई एम श्योर, मुझे कहा जाए कि वॉर ऑब्जेक्टिव अगर हिंदुस्तान ने क्या किए होंगे तो मैं कहूँगा उन्होंने सब समझा होगा कि हम पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो तौबा कर लेंगे, आने वाली नस्लें याद रखेंगी हमारी कि उन्होंने हमें सबक सिखाया था। तो वो तो कुछ भी नहीं हुआ। सो कॉल्ड दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया था, दुनिया अब हंस रही है, माना नहीं। तो ये सब कुछ करने के बावजूद जब आपके वॉर ऑब्जेक्टिव में नाकामी होती है तो जाहिर है आपसे लोग सवाल करते हैं कि आप इतनी बड़ी फोर्स है, आपके पास 1000 से ज़्यादा फाइटर जहाज़ हैं, तो वो क्या किया आपने, टेक होम उनके लिए किया, जिसको सिंपल लफ्जों में कहते हैं। मुनीज़, मैं आपके तवज्जो से आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि फाइटर एयरक्राफ्ट या फाइटर फ्लीट या दुनिया की कोई भी दुनिया की एयरफोर्स इसलिए नहीं होती कि आप पहले हमलावर हों, फिर अपनी गलतियाँ करें और फिर उससे सबक सीखें, क्योंकि इनिशिएटिव उनके पास था। इनिशिएटिव किसको मैं कह रहा हूँ, वक्त आपने चुनना है क्योंकि हमलावर आप हो रहे हैं। हम तो डिफेंस में थे, हमारे पास तो ना वक्त की चॉइस थी, ना वेपन्स की चॉइस थी, ना इंटेंसिटी की हमारे पास चॉइस थी, ना हमारा टारगेट हमें क्लियर थे कि कहाँ हमला होगा। तो ये सारा कुछ हिंदुस्तान ने डिसाइड करना था, ये इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड करना था। वो डिसाइड कर पाए, उसकी एग्जीक्यूशन क्या हुई? जब कुछ नहीं मिला टेक होम का, तो जाहिर है सवाल तो बनता है। हमारे एयर वाइस मार्शल साहब ने सारा डाटा बताया और क्या कुछ बताया, जहाज़ों की नंबर बताए कि कितने थे, कहाँ कहाँ गिरे वो बताए, उनके कोऑर्डिनेट से लोकेशन बताई, पायलट्स की रेडियो कॉल सुना दी, रैकेज की वीडियोस चल गई पूरे सोशल मीडिया और आप जैसे सबने दिखा दी जी। हिंदुस्तान की एक चीज भी आपको नजर आई है कहीं कि उनकी तरफ से भी ऐसी चीज कहीं से आई हो? नहीं आई है। अच्छा, आखिरी बात इसके ऊपर मैं ये करूंगा कि 93 डेज गुजरे 9 सितंबर वाकई को इंडियन एयरफोर्स चीफ पब्लिक जगह पर जाकर कहते हैं कि 58 मिनट की तकरीर करते हैं, उसमें 28वें मिनट पर जाकर उनको ख्याल आया कि हमने पाकिस्तान के जहाज भी मारे हैं। मतलब ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कह लें या प्रायोरिटाइजेशन का आलम ये है कि पहले 93 डेज गुरा दिए, फिर उस 28वें मिनट में जाकर आपको ख्याल आया कि हमने जहाज भी तो बताने थे कि कितने, और कोई जहाज ये नहीं बताया कौन से। हमने चंद जहाज मारे हैं, उसमें वाइट बॉडीज भी हैं, उसमें बड़ा जहाज भी हो सकता है, शायद छोटा भी हो उसके अंदर। इस तरह दुनिया नहीं मानती है। और फिर कई महीने और हफ्ते गुजर गए इस बात को, तो अब आकर उन्होंने कहा कि हमें, आखिरी बात यह है कि उन्होंने कहा हम जोग्राफिया ही बदल देंगे पाकिस्तान का। तारीख जोग्राफिया एक सब्जेक्ट पढ़ा था उर्दू में। तारीख जोग्राफिया का मतलब होता है कि उसके लिए तारीख पढ़ें ताकि जोग्राफिया समझ आ सके। शायद वो तारीख भुलाना चाहते हैं, मगर ये तारीख रकम हो चुकी है, ये किसी मैच में फतह से भी नहीं भुलाई जा सकती और उसका तासुर भी ज़ायल नहीं हो सकता। हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, आप देखें, ईस्टर्न फ्रंट हमारा हॉस्टाइल है, लेकिन अगर आप वेस्टर्न फ्रंट की बात करें तो अफगान वजीर खारजा कहा यह जा रहा है कि भारत का दौरा करेंगे, तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो आर्जी तौर पर कुछ वक्त के लिए हॉस्टाइल रीजन जो था वो थोड़ा कम हो गया था, तो अब क्या एक बार फिर से वो हॉस्टाइल हो जाएगा अगर अफगानिस्तान और इंडिया के रवाबित बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए? तो देखिए, ये मेरे ख्याल में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपके वज़ीर ख़ारिजा एक दूसरे को मिलते रहते हैं। बट आई थिंक इम्पॉर्टेंट इज के इस वक्त चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का आपस में कॉन्टैक्ट है, और क्योंकि हम सीपैक भी अफगानिस्तान लेके जा रहे हैं, काबुल लेके जा रहे हैं, इसलिए काफ़ी उनमें सोच फर्क आई है और स्टेटमेंट पॉजिटिव दिए। बट आई थिंक एक कमी जो हमारे में वो ये है कि ईरान इज़ द मेजर स्टेक होल्डर इस सिलसिले के अंदर, बिकॉज वो नॉर्दर्न लॉन्च में बहुत इन्फ्लुएंस है। तो आई थिंक अगर चाइना, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान बैठ के मुज़ाकरात करें तो ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे और इसके पर्पसफुल होंगे, क्योंकि पहले ईरान थोड़ा सा खिंचा हुआ था। आपको पता है कि इंडिया ने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ था, लेकिन ये जब ईरान इजराइल वॉर हो गया तो उसके बाद सारा पोल खुल के कि किस तरह मोसाद और रॉ ने आपस में मिल के
ईरान के कमांडर्स को, ईरान के साइंटिस्ट को मरवाया है, उसके बाद से ईरान इनको बिल्कुल किक आउट कर दिया है और अब इंडिया इस रीजन में टोटल आइसोलेटेड हो गया है। ईरान से ताल्लुकात खत्म, बांग्लादेश से खत्म, पाकिस्तान से पहले खत्म है, चाइना से खत्म है, देन ये टोटल आउटर पाकिस्तान रीजनल स्टेबलाइजर बन गया। इसलिए और फिर अब अमेरिका ने भी पाकिस्तान को सुनना शुरू किया, बिकॉज दे नो कि पाकिस्तान ने डिलीवर किया है और दे रियलाइज के पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज बहुत ही प्रोफेशनल, बैटल हार्डेंड है और पाकिस्तान एक बहुत रिस्पॉन्सिबल मैच्योर न्यूक्लियर मुल्क है। और इंडिया ने अदरवाइज ये बता दिया कि जी हम बहुत ही गैर जिम्मेदार न्यूक्लियर मुल्क है, एक छोटे से स्टेट ड्रामे के बजा के न्यूक्लियर मुल्क पर हमला कर देते, इससे उन्होंने रियलाइज किया कि ये तो किसी काम के नहीं है। तो आई थिंक थिंग्स आर इम्प्रूविंग। ये फॉरेन मिनिस्टर, आई डोंट थिंक इतना फर्क पड़ेगा, ये इंडिया ने पता नहीं कितनी मिन्नतें की होंगी, बुलाया होगा, बट आई थिंक इससे कोई मेरे नहीं ख्याल की फर्क पड़ेगा। लेकिन ये जो बात हो रही है, जिंगोइस्टिक जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं, ये खालिद चिश्ती एक कमोडर बैठे, मुझे ये बताइए, कोई ये कह रहे हैं कि हम आप पूरी तैयारी करके जाएंगे, तो आपने पहले जो अटैक किए कि आपने अंधों की तरह अटैक किया था? मैंने तो पहले अर्ज किया कि ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, जो कह रहे हैं कि वॉर स्ट्रैटेजी और सब कुछ तो बाद में आता है, पहले वॉर ऑब्जेक्टिव्स ड्रॉ करने होते हैं। जब आपके वॉर ऑब्जेक्टिव्स ही फॉल्टी हो, आपकी फौज आपके साथ ना हो, आपने एयरफोर्स के वाइस चीफ को चंद दिन पहले सैक किया क्योंकि वो आपकी लॉजिक के साथ चलने को तैयार नहीं थे। कभी जंग से पहले भी आप कमांडर चेंज करते हैं, वो इटसेल्फ शो करता है कि आपका जो कॉज था वो फॉल्टी था। खालिद साहब, भट्ट साहब भी मौजूद हैं, लेकिन भट्ट साहब मुझे ये बड़ा वाजे करके बता सकते हैं, भट्ट साहब भारत को क्या समझ नहीं आई थी जब उसके तैयारे गिरा दिए थे और अब फिर वही स्टेटमेंट्स, इसका मतलब कि भारत अंधा भी था और नासमझ भी है? देखें मुनीज़े, मैं इसलिए खामोश हूँ कि मेरे सामने दो सूरज और एक चांद हैं, तो मैं क्या चिराग दिखा सकता हूँ इन काबिल और बड़े अफराद को। लेकिन बात सीधी सी है कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, भारत की ज़बान चलती है और हमारा हाथ चलता है, फिर वो रोता है और जब वो रोता है तो फिर दोबारा शरारत करता है और दोबारा बंदर की सिफ्त है कि शरारत तो उसने करनी है, बात तो आना नहीं। भारत के पास गिद्दड़ बपकियों के अलावा कुछ नहीं रह गया हुआ और अब पाक फौज समझ चुकी है, इवन के मैं समझता हूँ खालिद चिश्ती साहब अच्छी तरह जान चुके हैं कि भारत को अब एयरफोर्स को हैंडल किस तरह करना है। लिहाजा मैं खालिद चिश्ती साहब आप ही से पूछ लेता हूँ सीधा, 7 मई 7 भारतीय तैयारे, ये 7 भारतीय तैयारे मौजूदा सदी का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मार्का है। अगर ये मार्का इतना बड़ा है तो फिर इसको पूरी दुनिया, आपको भी इल्म है, मुझे भी इल्म है, अब इसको स्टडी कर रही है और वॉर कॉलेजेस जो है वो देख रहे हैं कि कहानी है क्या, हमारे साथ हुआ क्या, इसराइल भी परेशान है, भारत भी परेशान है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब उन्होंने कुछ तैयारी की होगी मार खाने के बाद कि हमें ये थप्पड़ लेफ्ट से पहले मारते हैं और फिर राइट से मारते हैं। क्या पाक फजाइया के तरकश में अब भी मजीद तीर बाकी है और आप क्या भारतीय फजाइया को मजीद खुफिया सरप्राइज देने की पोजीशन में है, मेरे नाज़रीन को बताना पसंद करेंगे? जी भट्ट साहब, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो जंग की स्ट्रैटेजी, मैं पहले भी कह रहा हूँ, आप भी वही कह रहे हैं कि आपने तैयारी करनी होती है। मैं क्योंकि फिजिकली देख कर आया था, इसी साइबर कमांड का मैं विजिट कर चुका था, मैं इंडस शील्ड एक्सरसाइज जो पिछले साल हुई थी उसमें मैं बुलाया गया था, तो मैंने वो तैयारी देखने के बाद वो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो ओवर 1 मिलियन चली गई। मैंने उसमें ये कहा था कि ये एयरफोर्स वो है जिसके साथ हिंदुस्तानी एयरफोर्स को इंगेज नहीं करना चाहिए। और मैंने ये कहा, मैं प्रिडिक्ट नहीं करता लेकिन एनालाइज करते हुए मैंने कहा था कि ये एयरफोर्स आपको बहुत बड़ा सरप्राइज देगी। उसमें कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बात पूरी की। तो आपको मैं एक चीज यकीन दिलाता हूँ, मैंने साइबर वॉरियर से ये डिस्कस करते हुए कहा कि यार ये फलां वेपन जब आपने फलां जगह जैमिंग की थी उस मई के महीने में, तो बताते गए, थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा सर आप पुरानी बातें डिस्कस कर रहे हैं, हम तो अगली जंग की तैयारी में लगे हुए। तो ये अगली जंग की तैयारी में लगे हुए हैं, एक बात। और दूसरी मैंने पूछा कि और कुछ है, उन्होंने कहा अभी तो कुछ दिखाया नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे ये उनका मान, उनकी एक्सपेक्टेशन जो अल्लाह से उन्होंने लगाई है वो पूरी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो फिक्र ना करें, बहुत कुछ अभी है। आपने भी वाज़ेह कर दी है कि वो भी दूसरी जंग की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ हारिस नवाज साहब आप ये बताएं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा होने के बाद क्या भारत जसारत कर सकता है पाकिस्तान पर हमला करने की? देखिए, पाकिस्तान और ये सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे के बाद इंडिया कैन नॉट इवन इमेजिन दैट है। इसलिए देखिए, सऊदी अरब की इकोनॉमिक पावर और पाकिस्तान की मिलिट्री पावर
ये व्हेन दे जॉइन टुगेदर इट बिकम द फोर्स मल्टीप्लाई। और सेकंड, इसके बाद उनको पता है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज, जिसमें हमारी बर्री फौज, एयर फोर्स जो उन्होंने करे, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अभी तो बड़ा लिहाज किया हमारी एयरफोर्स ने। आप ये देखें कि पहली लड़ाई से एक दिन पहले जब इन्होंने इवैल्यूएशन नहीं की थी, पाकिस्तान एयरफोर्स कुड शूट डाउन देयर 10 राफेल्स। इन पे बड़ा चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने रहम खाया, यकीन करें जी। कि हम प्रोवोकेशन ना करें और हम पहल ना करें। सेकंड देखिए, अभी ये आर्मी ने बड़ा स्ट्रॉन्ग एक रिबटल दिया है, ये जिन्होंने प्रोपेगेंडा थ्रेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमने न्यू नॉर्मल अपना एस्टेब्लिश कर लिया है, एंड दैट इज वेरी स्विफ्ट, डिसाइसिव एंड डिस्ट्रक्टिव एक्शन होगा जब अग्रेशन अगर आपकी तरफ से होगा। पूरी कौम, वी हैव ऑल द कैपेबिलिटी टू गो इनटू डीप इन न्यू टेरिटरी, डिस्ट्रॉय ईच एंड एवरीथिंग पूरी कौम के साथ, और वो आपका हाल करेंगे जो यू विल रिमेंबर। डीजी आईएसपी ने बड़ी क्लियर एक बात की थी कि इस दफा ईस्ट में आपकी जो सारी कलकत्ता सेट में रिफाइनरीज है, इकोनॉमिक हब है, आपका तबाह करेंगे। और उस वक्त आपको समझ आएगी, बिकॉज आपका एक एक इंच एरिया हमारी मिसाइल्स रेंज के अंदर है। और ये जो बात करते हैं ना न्यूक्लियर थ्रेट की, इन स्टूपिड्स को ये नहीं पता न्यूक्लियर करोगे तो इट्स ए म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन। एग्जैक्टली, म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन होगी। और आईएसपीआर ने भी ये वाजे कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका हारिस नवाज साहब और खालिद चिश्ती साहब।